हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग श्यामा चरण दुबे अर्थात एससी दुबे के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर भारतीय समाजशास्त्र विचारकों की बात करें तो उसमें एससी दुबे का नाम प्रमुख आता है। और चाहे वो गांव के अध्ययन की बात करें या फिर आधुनिकीकरण की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, इन सारे जो टॉपिक्स हैं इनमें एससी दुबे का नाम आता है। परिप्रेक्ष्य की बात यदि करें तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की यदि बात करें भारतीय विचारकों में तो एससी दुबे का नाम प्रमुख हो जाता है। तो आज हम लोग इन्होंने समाजशास्त्र में अपने क्या योगदान दिए हैं, इनकी प्रमुख पुस्तकें क्या हैं, इनका पर्सपेक्टिव क्या रहा है, इन सभी के बारे में हम लोग आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये आप लोग एससी दुबे का इमेज देख सकते हैं। श्यामा चरण दुबे अर्थात एससी दुबे का जो टाइम लाइन रहा है 1922 से 1996 तक रहा है। ये भारत के जाने माने मानव विज्ञानी और समाजशास्त्री रहे हैं। एससी दुबे का जन्म 25 जुलाई 1922 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हुआ था और 4 फरवरी 1996 को 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। भारतीय ग्राम समुदाय के अध्ययन के लिए संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक या कार्यात्मक दृष्टिकोण के उनके प्रयोग ने उन्हें ख्याति दिलाई थी। तो ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है उस पर्सपेक्टिव को लेके चलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, समीर पेट के उनके अध्ययन में जो इन्होंने सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों से लगभग इक्वल डिस्टेंस पड़ता है समीर पेट का। तो इन्होंने जो समीर पेट में इन्होंने अपना अध्ययन किया था इसमें सामाजिक, आर्थिक और अनुष्ठान संरचना, पारिवारिक स्तर के रहन सहन आदि का विवरण मिलता है। उन्होंने भारत और विदेशों के विश्वविद्यालयों में सामाजिक नृविज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ाया है। उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत जो है वो बिशप कॉलेज नागपुर में व्याख्याता के रूप में की थी। बाद में वे लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में शामिल हो गए थे। तो इनका जो एमए की क्वालिफिकेशन रही है वो भी चूँकि राजनीति शास्त्र से या राजनीति विज्ञान आप लोग कह सकते हैं उससे ही रही है। तो इनका बाद में इन्होंने जब अपना पीएचडी किया था तब ये मानव शास्त्र या मानव विज्ञान आप मान सकते हैं उससे इन्होंने किया था। तो इनका अगर मास्टर डिग्री की बात करें तो ये पॉलिटिकल साइंस से ही रहे। तो पहले के समय में अगर देख सकते हैं आप लोग जब एससी दुबे का टाइम लाइन था उस समय में चाहे वो हम अगर जीएस घुरिये की बात करें तो वो भी प्योरली सोशियोलॉजी से या समाजशास्त्र फील्ड से तो थे नहीं, लेकिन बाद में आप लोग सभी को पता है कि समाजशास्त्र के भारतीय अगर पहले थिंकर की बात करें या पहले व्याख्याता की बात करें तो वो जीएस घुरिये रहे हैं। तो पहले उस समय में भले लोग समाजशास्त्र से स्पेशलाइज्ड फील्ड से नहीं डिग्री करते थे या क्वालिफिकेशन लेते थे, उसके बावजूद उन्हें एक समाजशास्त्री या मानव शास्त्री के रूप में जाना जाता है। हालांकि वो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पॉसिबल नहीं है। वे समाजशास्त्र विभाग में वान फ्यूरर हैमेडार्फ की जगह लेने के लिए एक रीडर के रूप में हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय चले गए। यहाँ पे ये सब जानने की क्यों ज़रूरत होती है, समटाइम्स एग्ज़ाम में पूछ देता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो यहाँ पे अगर एससी दुबे का नाम दे दिया गया है और अगर आप लोगों को पता है कि वो लखनऊ विश्वविद्यालय में भी व्याख्याता के रूप में रहे हैं तो आप लोगों को ये क्लियर रहेगा कि एससी दुबे जो हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। ये जो अपना पीएचडी किए थे ये तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो डी.एन. मजूमदार जो थे उनके ही सानिध्य में इन्होंने किया था। और आप सभी को पता है कि ये कमार जो अनुसूचित एक जनजाति होती है तो इसका उन्होंने अध्ययन किया था, उस पर द कमार करके इनकी बुक भी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वे स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज SOAS
और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए थे। रेमंड फर्थ सहित शिक्षाविदों के साथ बातचीत ने उन्हें भारतीय गांव पर किताब को आकार देने में मदद की थी। तो जब ये रेमंड फर्थ के साथ मिले थे और बातचीत किए थे तो उनको ऐसा लगा कि हमें अपने जो भारतीय गांव हैं उन पे भी अध्ययन करना चाहिए और उन पे भी कुछ बुक्स लिखनी चाहिए। दुबे ने उस्मानिया विश्वविद्यालय छोड़ दिया और नागपुर में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण में उपनिदेशक बन गए और बाद में मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। तो यहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह या एक मानव शास्त्री की तरह। वे राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह चलाया जाता है उसके लिए, तो वे राष्ट्रीय जो ग्रामीण के लिए होता है सामुदायिक विकास संस्थान के सलाहकार भी थे। 1972 से 77 के दौरान वे शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान के निदेशक भी रहे हैं। 1975 से 76 में वे भारतीय समाजशास्त्र सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। 1978 से 80 में वे जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। 1980 से 93 का जो टाइमलाइन है वे ICSSR अर्थात भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय फेलो रहे और यूनेस्को तथा UNA में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वे मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे जो पद रहे हैं उस पे भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। दुबे के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करते हुए योगेश अटल लिखते हैं, दुबे भौगोलिक और बौद्धिक दोनों ही दृष्टि से निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। एक ही विषय पर जोर देने और एक संकीर्ण विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने नए क्षेत्रों की खोज करने और ज्ञान की सीमा का विस्तार करने का चुनौतीपूर्ण कार्य चुना था। दुबे ने भारतीय वास्तविकता को समझने के लिए जटिल संस्कृतियों के अध्ययन के संदर्भ में एक अधिक व्यापक रूपरेखा प्रस्तावित की है। तो अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक जटिलता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे कल्चर हैं हमारे देश में, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे रेसेस हैं। तो इस तरीके से हमें जो सांस्कृतिक जटिलता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और इसी को समझने का काम दुबे करते हैं। तो दुबे इन सारी जो सांस्कृतिक जटिलताएं हैं इनको समझना चाह रहे थे। उन्होंने आगमनात्मक अनुमानात्मक दृष्टिकोण के बजाय अर्थात जो अनुमान के आधार पे एक हम जो भी डिसीज़न लेते हैं कि ऐसा होता है, इसके बजाय इन्होंने निगमनात्मक प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को लागू किया है। तो ये आप लोगों के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया जाए कि इनका दृष्टिकोण कैसा रहा है तो इनका दृष्टिकोण निगमनात्मक और प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण रहा है जो शून्य स्थिति पर आधारित था। तो अगर हम इसके आगमनात्मक दृष्टिकोण की बात करें या अनुमानात्मक दृष्टिकोण की जो कि शून्य के आधारित पे था, जैसे कि आधुनिक भारत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है या भारत के अपरिवर्तित गांव, इस टाइप के जो मुद्दे थे कि भारत में जो गांव हैं वो आज भी अपरिवर्तन की स्थिति में है या अपरिवर्तित हैं, तो इस टाइप की जो मानसिकता थी उसको ये नकार रहे थे। ग्रामीण अध्ययन में दुबे की रुचि काफ़ी हद तक भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है को स्वीकार किए जाने के कारण लगातार बढ़ती गई। इसने भारत के गांवों में संरचना से परिवर्तन की ओर बदलाव की आवश्यकता को जन्म दिया। तो जैसे जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भारत के गांवों में लागू होने लगे तो बहुत सारे परिवर्तन दिखने लगे गाँव में। तो इस प्रकार से भारत के गांव में जो संरचना था उससे जो स्ट्रक्चर एक पहले से हमें दिखाई रहा था उसमें परिवर्तन नज़र आ रही थी। और जैसा कि उनके अन्य अग्रणी कार्य जो हैं इंडिया चेंजिंग विलेजेस
1958 में परिलक्षित होता है। तो ये बुक जो है इंडिया चेंजिंग विलेजेस, जो कि 1958 में बुक आती है, और इस बुक में इन्होंने इसी मुद्दे पे डिस्कस किया है कि किस प्रकार से भारत के गांव जो हैं वो बदल रहे हैं। इन्होंने आदिवासी समाज का अध्ययन किया था, तो ये ऑलरेडी मैं बता ही चुकी हूँ। दुबे ने अपने डॉक्टरेट शोध के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति कमार का अध्ययन किया था। कमार पर उनकी पहली किताब द कमार मध्य भारत की जनजातियों में से एक पर एक संपूर्ण अध्ययन है। तो यहाँ पे एक आप लोगों को मैं थोड़ा सा डाउट है, बट क्या है कि विकिपीडिया में जो सोर्सेज हैं उससे बताया है कि द कमार बुक जो है वो 1951 में पब्लिश हुई थी, जबकि एस.एल. दोशी की जो भारतीय समाजशास्त्रीय विचारक हैं उसमें जो एस.सी. दुबे के बारे में लिखा गया है, तो उसमें जो इसका प्रिंटिंग ईयर दिया है वो 1954 है। तो हालांकि मैं विकिपीडिया के जो सोर्सेज होते हैं उस पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बट फिर भी आप लोग एक बार खुद से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर दिया है। ओके, इंडियन विलेज, इन्होंने गांव का अध्ययन जो किया था, ये आप लोगों को पता है कि एस.सी. दुबे की बुक है इंडियन विलेज, जो कि 1955 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें इन्होंने जो भारत के गांव हैं किस प्रकार से हैं, उनकी संरचना क्या है, इसी के बारे में इन्होंने इस बुक में लिखी है। दुबे की भारतीय गांव पर एक और किताब जो पहली बार 1955 में प्रकाशित हुई थी, भारतीय समाज के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। तो ये आप सभी को पता है कि ये वही दौर था जब देश आज़ाद हुआ था और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए जा रहे थे और गाँव पे भी गाँव के विकास के लिए लागू किए जा रहे थे। और एक समाजशास्त्रियों का जो एक कहेंगे कि ग्रुप था, वो गाँव के अध्ययन के लिए काफ़ी ज़्यादा उधर की तरफ रुझान दिखा रहा था। तो बहुत सारी किताबें उस समय गांव के अध्ययन पे लिखा गया था, जैसा कि आप लोग एम.एन. श्रीनिवास को देखते हैं सॉरी, और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने आंद्रे बेतेई को आप लोग देखते हैं। तो इन लोगों ने गांव का अध्ययन किया है, लेकिन अपने अपने तरीके से किया है। तो यहाँ पे भारतीय समाज के अध्ययन में ये जो बुक है इंडियन विलेज, ये अपने आप में एक अलग पहचान छोड़ती है। इस किताब में उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से भारतीय समाज को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अध्ययन की प्रकृति जो है वो अंतः विषयक थी। इसे 1951-52 में उस्मानिया विश्वविद्यालय की सामाजिक सेवा विस्तार परियोजना द्वारा प्रायोजित और वित्त पोषित किया गया था, जिसका निर्देशन दुबे ने किया था। यह अध्ययन हैदराबाद से लगभग 25 मील की दूरी पर स्थित समीरपेट गांव में किया गया था। तो ये आप सभी को दो नाम तो पक्का पता होना चाहिए कि इन्होंने द कमार अर्थात कमार जनजातियों का अध्ययन किया है और इन्होंने जो समीरपेट गांव का अध्ययन किया है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इन दोनों को आप लोग एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करिएगा, क्योंकि समीरपेट का जो अध्ययन किया गया है वो हैदराबाद में किया गया अर्थात आंध्रा में किया गया था, लेकिन जो द कमार या कमार जनजातियों का अध्ययन किया गया था वो मध्य प्रदेश की एक अनुसूचित जनजाति होती है, उसका अध्ययन किया गया था। तो ये दोनों बातें जो हैं वो अलग हैं, इसलिए आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके और समझने की कोशिश करिएगा, मिक्स मत करिएगा। ओके, गांव की आबादी, इन्होंने गांव के बारे में जो अध्ययन किया है उसकी कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग समझ लेंगे। तो गांव की आबादी वो बताते हैं कि 2494 थी, जिसमें से 340 मुस्लिम और 19 हिंदू जातीय समूह शामिल थे। भारत में गांव के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक प्रथाओं के विभिन्न पहलुओं पर ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से क्षेत्रीय डेटा एकत्र किया गया था, जो गांव की एक एकीकृत तस्वीर को दर्शाता है। दुबे ने 1955 में भारत के एक दक्कन गांव का वर्णन उसी तर्ज पर किया है जिस तरह रॉबर्ट रेडफील्ड ने 1930 में मैक्सिको में अपना पहला गांव का अध्ययन किया था। उनके कई निष्कर्ष भारतीय ग्रामीण जीवन के जटिल जाल में पहली अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
वह कहते हैं कि भारत में कोई भी गांव पूरी तरह से स्वायत्त और स्वतंत्र नहीं है। तो एस सी दुबे का यहाँ पे विचार जो है कि जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे थिंकर्स माने कि जो गांव हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, तो ऐसा एस सी दुबे नहीं मानते हैं। ये कहते हैं भारत में कोई भी गांव जो है वो पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है और ना ही स्वतंत्र है, क्योंकि यह हमेशा एक व्यापक सामाजिक व्यवस्था में एक इकाई है और एक संगठित राजनीतिक समाज का हिस्सा है। ये भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल गांव के समुदाय का सदस्य नहीं होता है, बल्कि वह किसी जाति का भी सदस्य होता है, किसी धार्मिक समूह का सदस्य होता है या फिर किसी जनजाति का भी सदस्य होता है, जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और जिसमें कई गांव शामिल होते हैं। इन इकाइयों का अपना संगठन, अधिकार और स्वीकृति होती है। इन्होंने ये भी कहा है कि अब जैसे हम कैसे कह सकते हैं कि कोई गांव स्वतंत्र है, क्योंकि अगर हम शादियों की बात करें तो ये हम देखेंगे कि विवाह जो है वो गांव में नहीं होता है। तो एक गांव की लड़की जो है वो दूसरे गांव के लड़के से शादी की जाती है, या जिस गांव का लड़का है उस गांव में उसकी शादी ना होकर दूसरे गांव की लड़की से उसका विवाह किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि एक इंटरडिपेंडेंसी की या परस्पर निर्भरता की भावना देखी जाती है। गांव में 3 प्रमुख प्रकार की धार्मिक सेवाएं और त्यौहार मनाए जाते हैं। इसकी बात एस सी दुबे कहते हैं। ये कहते हैं कि पहला जो है वो पारिवारिक समारोह होता है जो कि परिवार के बीच में होता है। गांव के पारिवारिक और सामुदायिक त्यौहार होते हैं और त्यौहार के दौरान मुसलमान और हिंदू जो हैं वो एक दूसरे के साथ मेल जोल रखते हैं। तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि हम लोग भी जब छोटे थे, जब हम लोग अपने घरों पे रहते थे, तो ये हम लोग देखते थे कि जो ईद का त्यौहार होता था, तो ईद के त्यौहार पे जितने भी हमारे फादर के जो मुस्लिम जो दोस्त रहते थे वो लोगों के यहाँ से सेवइयाँ आती थीं और हम लोग बहुत खुश होते थे कि आज ईद है और उनके घर से अलग अलग तरीके की सेवइयाँ आ रही है। और बाद में हम लोग, मुझे लगता है कि इतनी सारी सेवइयाँ इकट्ठी हो जाती थी कि हम लोग लगभग 1-2 महीने तक सेवइयाँ बना बना खाते थे। वहीं पे अगर हम बात करें होली या दीपावली की, तो ये जो पिताजी थे वो जो भी उनके दोस्त थे, मुस्लिम दोस्त लोग थे, उन लोगों को बुलाते थे बाकायदे, और उन लोगों को जो भी होली पे मिठाइयाँ बनाई जाती थी या समोसे हैं जो भी बनाए जाते थे उन लोगों को खिलाते थे। हम लोगों को बहुत अच्छा फील होता था। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो ये लगभग हर गाँव में ऐसा माहौल देखने को मिलता है, ये किसी एक गाँव की विशेषता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये देखने को मिलता है कि त्योहारों के दौरान मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मेल जोल रखते हैं। भारत के बदलते गांव, ये एक इनकी बुक है, इंडिया चेंजिंग विलेजेस, ह्यूमन फैक्टर्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, 1958। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम आया था उसके कारण से किस तरीके से भारत में गांव जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे थे, इसी आधार पे ये बुक लिखी गई है। ग्रामीण अध्ययन में दुबे की रुचि काफ़ी हद तक भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP को स्वीकार किए जाने के कारण लगातार बढ़ रही थी। जब भारत में CDP शुरू किए गए तो भारतीय गांव पर किताब जो है वो एक मील का पत्थर बन गई थी। और फिर दुबे ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कार्नेल परियोजना के तहत CDP का मूल्यांकन करने का स्पष्ट विकल्प चुना था। इसके साथ ही दुबे योजनाबद्ध परिवर्तन और विकास के क्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ बन गए। इस पुस्तक में दुबे ने भारतीय गांवों पर CDP के प्रभाव का अध्ययन किया था। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे थे उस पे भारतीय गांवों पे आखिर में उस प्रोग्राम का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन दुबे कर रहे थे। उन्होंने सामुदायिक विकास में मानवीय तत्वों के महत्व को भी इंगित किया है। साथ ही उन्होंने इन कार्यक्रमों से उत्पन्न परिवर्तनों और समस्याओं का मूल्यांकन किया है कि जब कोई भी किसी भी सिचुएशन में अगर चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होता है, तो उसके साथ समस्याएं भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आती हैं। हम देखते हैं कि ठीक है, कुछ परेशानी हमारे समाज में दिखाई दे रही है, उसके लिए हम सलूशन ढूंढते हैं कि उसका विकल्प क्या है। लेकिन जब हम विकल्प ढूंढते हैं तो ऐसा देखने में आता है कि उस विकल्प के साथ भी कुछ समस्याएं हमारे साथ आ जाती
जाती हैं। अब जैसे कि अगर बहुत ही सिंपल तरीके से हम सोचें तो पहले जो था वो जॉइंट फैमिली थी, लोग गांव में काम करते थे और एक परिवार में जितने पुरुष होते थे वो काम करते थे, महिलाएं जो होती थी वो घर का कामकाज देखती थी। लेकिन धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आई और ये हम देखेंगे कि मॉडर्नाइजेशन आया तो लोग शहरों की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए। फिर ये देखेंगे जॉइंट फैमिली कैसे न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो गई और ऐसा लगने लगा कि न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा अच्छी है, इसमें तो बहुत ही छोटा सा ग्रुप होता है, माता पिता होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, लोग ईजिली अपनी लाइफ को लीड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो जॉइंट फैमिली की विशेषताएँ थी वो न्यूक्लियर फैमिली से हट गई और बहुत सारी समस्याएँ भी साथ में देखने को मिलने लगी। क्योंकि अगर मानते हैं कि जब पुरुष और महिला यानी माता पिता दोनों अगर वर्किंग हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो फिर बच्चों की उस तरीके से परवरिश नहीं हो पाती है जो माता पिता के सानिध्य में होती है या बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में होती है। तो ये कुछ परिवर्तन होते हैं तो समस्याएं भी अपने साथ में वो लेके आते हैं। उन्होंने भारत के विभिन्न परंपराओं और सार्वजनिक जीवन की उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया है। उन्होंने आधुनिकीकरण के अर्थ और विशेषताओं को भी समझाया है। तो अब थोड़ा सा हम लोग इनके आधुनिकीकरण में इनका क्या अपना विचार रहा है उसको हम लोग समझ लेंगे। तो जो आधुनिकीकरण के विचार इन्होंने दिया है, इनकी एक बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, 1974 में प्रकाशित हुई थी। और इस बुक में इन्होंने आधुनिकीकरण के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है। आधुनिकीकरण एक अत्यंत जटिल घटना है जिसमें कई अलग अलग प्रकार के बहुत सारे परस्पर संबंधित परिवर्तन शामिल होते हैं। तो आधुनिकीकरण में सिर्फ एक ही परिवर्तन हमें नहीं दिखता है, बल्कि एक साथ बहुत सारे परिवर्तन दिखते हैं। जैसे कि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, हमारे सोचने का तरीका चेंज होता है, हमारी जो एक सुख सुविधाओं का पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे जो हैं परिवर्तन हमें एक साथ दिखाई देते हैं। दुबे इनमें से कुछ को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। वह परिवर्तन के वास्तविक संरचनात्मक निहितार्थों के साथ साथ परिवर्तन की कुछ प्रक्रियाओं की प्रकृति पर भी विचार करते हैं। आधुनिकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं कि कौन कौन सी बाधाएं आती हैं आधुनिकीकरण के रास्ते में, जैसे कि असंतुलित परिवर्तन और कठोर सामाजिक मानदंडों पर सामाजिक ध्यान दिया जाता है। तो अगर हम देखें कि आधुनिकीकरण की बात करते हैं, इसका एक बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगी कि हम सभी को पता है कि जो भारतीय संरचना है इसमें जो एक कास्ट सिस्टम है या वर्ण व्यवस्था है, ये एक कहीं ना कहीं जो एक आधुनिकीकरण है उसमें बाधा का काम करती है, या ये कहें कि हमारी सोच जो डेवलप हो रही है समय के साथ चलने की उसमें बाधा काम करती है। तो ये हम देखते हैं कि बहुत ही शिक्षित परिवार दिखेंगे, पढ़े लिखे लोग दिखेंगे, लोग कहते हैं कि पढ़ने लिखने से हमारी समझ बढ़ती है और जितनी भी समाज की कुरीतियाँ होती हैं उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये आज के समाज में भी देखने को मिलेगा कि जितने शिक्षित वर्ग हैं वो भी जाति व्यवस्था को एक सही तरीके से देखते हैं और कहते हैं कि जाति व्यवस्था समाज में रहना चाहिए। तो कुछ ऐसे जो सिचुएशन होते हैं जो कि सामाजिक मानदंड का काम करते हैं और उनको माना जाता है कि नहीं वो समाज में रहना चाहिए, और वो अपने लिए उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनको फर्क ये पड़ता है कि समाज क्या कहेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है। भारत अपनी स्वतंत्रता के पहले 25 वर्षों से आधुनिकीकरण की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चूँकि वेस्टर्न से हम लोग प्रभावित रहे ही हैं और इसके कारण से हम देखें तो आधुनिकीकरण से भी प्रभावित रहे हैं, और इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर भी मॉडर्नाइजेशन की जो एक पैटर्न है वो देखने को मिले, और इसमें उसे सफलता के साथ साथ असफलता भी मिली है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की जो बात है उसमें हमें सक्सेस ही मिला है या सफलता ही मिली है, बल्कि हम लोग उसमें फेलियर भी हुए हैं। समकालीन भारत और इसके आधुनिकीकरण पर अपनी पुस्तक में दुबे नौकरशाही, नेतृत्व, शिक्षा, नियोजन और धर्मनिरपेक्षता जैसे विविध विषयों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नौकरशाही की भी बात करते हैं,
वहीं पे नेतृत्व की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, नियोजन और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों पे भी वो चर्चा करते हैं। इन बोधगम्य निबंधों में यह बात समान है कि वे देश की सफलताओं और असफलताओं के आलोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। आलोचना जो होती है वो रचनात्मक होती है, क्योंकि दुबे एक ऐसे दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं जो निदानात्मक और निर्देशात्मक होता है। तो जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो इसका अर्थ ये निकलता है कि हम उसकी कमियों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि हम जब कमियों को देखते हैं, समझते हैं, तभी हम उसके कुछ निदान को समझ सकते हैं कि इसके लिए निदानात्मक जो परिप्रेक्ष्य है वो क्या होगा, किस तरीके से हम इसको दूर कर सकते हैं। आधुनिक समाज तर्क संगत और वैज्ञानिक होता है। दुबे आधुनिकीकरण के लिए एक पर्याप्त राष्ट्रीय ढांचे के निर्माण के लिए कई घटकों की पहचान करते हैं। तो यहाँ पे कुछ घटक हैं जिनकी पहचान ये करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला इन्होंने कहा है कि समाज के एकजुट बंधनों को मजबूत किया जाना चाहिए। यह सचेत रूप से नियोजित अंतर क्षेत्रीय और अंतर जातीय अंतर्निर्भरता को प्रोत्साहित करके राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी को धर्मनिरपेक्ष बनाकर और स्थापित प्राधिकरण की वैधता की स्वीकृति बढ़ाने के लिए काम करके किया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि हमें अंतर्जातीय नज़रिए से सोचना पड़ेगा, अंतर क्षेत्रीय, हम दूसरे क्षेत्रों पे भी निर्भर हों ऐसा भी हमें देखना पड़ेगा, एक दूसरे पे हम निर्भर रहें, तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। इस संदर्भ में वैधता और विश्वसनीयता के बीच घनिष्ठ संबंध पर जोर दिया जाना चाहिए। उत्तरार्ध काफ़ी हद तक दृश्यमान प्रदर्शन द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि सामाजिक संयम और सामाजिक अनुशासन जो है वो महत्वपूर्ण है। ये आंशिक रूप से स्थापित प्राधिकरण की विश्वसनीयता पर और आंशिक रूप से विभिन्न प्रकार के आर्थिक रुझानों से प्रभावी ढंग से निपटने के उत्तरार्ध की क्षमता पर निर्भर करते हैं। उच्चतम से निम्नतम तक सभी को संयम और अनुशासन के मानदंडों के समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई एक रिच पर्सन है, चाहे वो कोई पुअर पर्सन है, कोई भी है, उन सभी के लिए एक जैसे मानदंड होने चाहिए, एक जैसे नियम होने चाहिए। इन मानदंडों के अलग अलग अनुप्रयोग अविश्वास का कारण बनते हैं कि किसी दूसरे के लिए कोई दूसरे रूल्स हैं, किसी दूसरे के लिए कोई दूसरे रूल्स हैं। तो एक इस तरीके की अगर हमें सिचुएशन दिखती है तो एक अविश्वास की भावना जो है वो पनपती है और अक्सर प्राधिकरण के प्रति एक अस्पष्ट दृष्टिकोण की ओर ले जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि नीति निर्माण और क्रियान्वयन दोनों में विशेषज्ञता की आवश्यकता पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। प्रशासनिक संरचनाओं को स्वतंत्र और परस्पर जुड़ी लेकिन विशिष्ट और विभेदित भूमिकाओं की एक श्रृंखला के रूप में देखा जाना चाहिए। ये विचार राजनीतिक क्षेत्र पर भी समान रूप से लागू होते हैं। चौथा पॉइंट ये कहते हैं कि पुरस्कार प्रणाली को इस तरह से संरचित किया जाना चाहिए कि यह प्रदर्शन की उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करे और अकुशलता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। सार्वजनिक नैतिकता के सिद्धांतों को राजनेताओं, नौकरशाहों और वास्तव में हर किसी पर समान कठोरता से लागू किया जाना चाहिए, जो कि आज के समय में तो बहुत ही कम ही दिखाई देता है। आज क्या, ये कभी भी किसी समय काल में ऐसा ही स्थिति रहा है। शिक्षा और जनसंचार ने नए मूल्यों को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाई है, ये भी ये कहते हैं। भारत की आबादी का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा अभिजात वर्ग और उसके अधीनस्थ जो नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अधिक सक्षम था और उन्हें कमोबेश अपने लिए सुरक्षित बनाने के लिए जोड़ तोड़ करने का हुनर रखता था, उसने उनसे लाभ उठाया। जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी पिछले कई वर्षों से स्थिर रही है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश से गरीबी जो है वो खत्म हो गई है और 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। सॉरी।
विशेषज्ञता के अभाव में देश की नीति प्रक्रियाएं पूरी तरह से अव्यवस्थित हैं। लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को राजनीति के उद्देश्यों के रूप में अपनाया गया है, लेकिन सावधानीपूर्वक विनिर्देशन के साथ कोई योजना तैयार नहीं की गई है। हालांकि कई मायनों में भारत की समकालीन दुर्दशा को कुछ वैश्विक रुझानों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब इन्होंने विकास या डेवलपमेंट की बात की है। ये इनकी बुक आती है मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, 1988 में प्रकाशित होती है। और इस बुक में इन्होंने विकास के बारे में अर्थात डेवलपमेंट के बारे में अपने विचार दिए हैं। तो समझ लेते हैं हम लोग। दुबे ने अपनी पुस्तक आधुनिकीकरण और विकास अर्थात मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट में विकास की अवधारणा के विकास और विविधीकरण या विशिष्टता को 4 चरणों में विभाजित किया है। पहले चरण में विकास का मतलब अनिवार्य रूप से आर्थिक विकास था और अर्थशास्त्रियों ने अपना ध्यान विशेष रूप से आर्थिक विकास पे ही केंद्रित किया था। तो पहला जो चरण हम विकास का अगर देखें तो सबसे पहले आर्थिक रूप से देखा जाता है। दूसरे चरण में आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंधों को और अधिक गहराई से समझा गया। तो पहला जो विकास का चरण हमें दिखा वो आर्थिक था सिर्फ। दूसरे चरण में हम आर्थिक विकास के साथ साथ जो कि समाज में भी परिवर्तन हो रहा था, तो आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन कैसे हो रहा है, इन दोनों के संबंधों के बीच में क्या गहराई है उसको हमें समझने की ज़रूरत पड़ी। इस पे फोकस किया गया और इसके परिणामों पर जोर दिया गया। संस्थागत कारकों के कारण आर्थिक विकास और तकनीकी परिवर्तन में बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि जो रीजनल लोग होते हैं वो नहीं चाहेंगे कि बहुत सारे चेंजेस हों, क्योंकि उससे उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो चेंज होता है। इस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सुगम बनाने और गति देने के लिए समाज के संस्थागत ढांचे में संशोधन तथा दृष्टिकोण और मूल्यों में विकल्पों पर विचार किया जाना था। इस क्रांति ने आधुनिकीकरण प्रतिमान को जन्म दिया है। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले की मानसिकता यही थी कि महिलाएं जो हैं वो क्या करेंगी जॉब करके, या उनको ज़रूरत क्या है रोज़गार की। जो घर के जो मेल पर्सन होते हैं या पुरुष होते हैं तो वो लोग तो कमा ही रहे हैं, वो लोग परिवार संभालें अपना और सही से बाल बच्चों का पालन पोषण करें। तो इस तरीके से ये एक हम कहेंगे कि संस्थागत एक मानसिकता थी। लेकिन धीरे धीरे जब सामाजिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक विकास हुआ, साथ में सामाजिक परिवर्तन हुआ और इस कारण से इन सारे जो संस्थागत पैटर्न हमें देखने को मिल रहे थे उनमें भी परिवर्तन देखने को मिला। तो अगर पहले की आज से हम लगभग 100 साल पहले महिलाओं की स्थिति देखें और आज की स्थिति देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तीसरे चरण को प्रतिक्रियात्मक और अनुक्रियात्मक चरण कहा जा सकता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एक फैक्ट अगर एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि जो एस.सी. दुबे ने विकास की बात की है उसके किस चरण में इन्होंने कहा है कि प्रतिक्रियात्मक और अनुक्रियात्मक चरण है, तो ये जो तीसरा चरण है इसको इन्होंने प्रतिक्रियात्मक और अनुक्रियात्मक चरण कहा है। यह विकास और आधुनिकीकरण के अपर्याप्त प्रतिमान में एक मजबूत प्रतिक्रिया से पैदा हुआ था और विकास के अधिक सफल व्यवहार के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तो जैसे अभी कोई काम होता है तो उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया भी दी जाती है कि अरे ये चीज़ अच्छी थी या बुरी थी, तो इसके लिए तीसरा चरण जो है वो महत्वपूर्ण दिखता है। और चौथा चरण जो है ये एक रिफ्लेक्सिव चरण मानते हैं। हमें विश्व व्यवस्था और राष्ट्रीय व्यवस्था दोनों को समझना होगा। अगर मानव सामाजिक अस्तित्व को सुनिश्चित करना है तो दोनों को बदलना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ विश्व को देख के हम सोच रहे हैं कि बदलने के लिए, तो विश्व को देख के हमें भी बदलना है और हमें देख के विश्व को भी बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये एक रिफ्लेक्सिव चरण होता है, यानी कि एक दूसरे पे लोग अपनी इमेज जो है या प्रभाव जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे इन्होंने युवा संस्कृति की भी बात की है, तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लेंगे। यूथ कल्चर के बारे में इन्होंने क्या कहा है। अपने शोध पत्र रेस्टिव स्टूडेंट्स स्ट्रैंड्स एंड थीम्स इन कंटेम्प्रेरी यूथ कल्चर, जो कि 1972 में प्रकाशित होती है, इसमें दुबे ने भारतीय छात्रों या समकालीन युवाओं को
अविभेदित जनसमूह कहने पर आपत्ति जताई है। तो ये ऐसा माना जाता था कि जो आज के युवा हैं वो अविभेदित जनसमूह हैं, तो ये इस बात पे स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी पृष्ठभूमि, अभिविन्यास और दृष्टिकोण में अंतर के मद्देनज़र उन्होंने समकालीन युवाओं की 4 उप संस्कृतियों की पहचान की है। तो ये 4 उप संस्कृतियाँ कौन सी हैं? हिप्पियों का भारतीय प्रतिरूप। तो जो हिप्पी संस्कृति दिखती है वो भी युवाओं की होती है, उनके कपड़े अजीब से वो पहनते हैं, उस तरीके का सब रहता है। तो हिप्पी कल्चर की बात करते हैं, हिप्पियों का भारतीय प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है। दूसरा ये कहते हैं कि पश्चिमीकृत और अलग थलग परिवारों से आने वाले मॉडल, जिनकी फैमिली अलग थलग पड़ी हुई है, किसी से मतलब नहीं रहता है, या जो वेस्टर्नाइजेशन के इफेक्ट में ज़्यादा आए हैं, तो वो हमें एक प्रतिरूप देखने को मिलता है। तीसरा ये कहते हैं कि समाज के मध्यम से निम्न विशेषाधिकार प्राप्त स्तर के युवा। तो जो एक मिडिल फैमिली से या एक लोअर फैमिली के बीच के जो लोग होते हैं उन युवाओं की बात करते हैं। और सबसे बड़ा समूह साक्षरों की पहली पीढ़ी और उन लोगों का है जिनके माता पिता को उच्च शिक्षा का लाभ नहीं मिला है। तो बच्चे जो हैं वो तो पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन उनके मदर फादर रहे हैं, माता पिता रहे हैं, वो अशिक्षित रहे हैं, उनको उच्च शिक्षा का उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिला है। तो एक कैटेगरी वो ये बताते हैं। तो इन्होंने युवा संस्कृति की बात की है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक पे एस.सी. दुबे को हम समझ सकते हैं और प्रश्न उनसे पूछा जा सकता है। इन्होंने कुछ कास्ट रैंकिंग की भी बात की है, इस पे भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कास्ट रैंकिंग की बात की है और कास्ट रैंकिंग में इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने ये जो कास्ट रैंकिंग की इनकी बात है, ये डी.एन. मजूमदार की जो बुक है रूरल प्रोफाइल ऑफ इंडिया, तो ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ, डी.एन. मजूमदार की बुक है रूरल प्रोफाइल ऑफ इंडिया, और ये बुक इनकी आई थी 1955 में। इसी बुक में एक पार्ट जो है उसमें इन्होंने एक लेख लिखा है और उसमें इन्होंने बताया है कि जो हमें जाति दिखती है, जाति का जो पैटर्न दिखता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सी जाति जो है वो उच्च जाति की है, कौन सी निम्न जाति की। जो ये हमें मेन डिफरेंस दिखता है कि उच्च जाति और निम्न जाति है, इसका बेसिक जो क्राइटेरिया है वो प्योरिटी और पॉल्यूशन है। तो यानी कि ये बात करते हैं शुद्धता और अशुद्धता की, जिस प्रकार लुई ट्यूमोन ने कहा है, प्योरिटी और पॉल्यूशन की बात की है। तो एस.सी. दुबे भी कहते हैं कि जो हमें कास्ट में एक डिफरेंसेस दिखते हैं वो सिर्फ आर्थिक आधार पे हम नहीं मान सकते हैं। यहाँ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कहा है कि जो आर्थिक आधार है हम इस पे नहीं मान सकते हैं कि कौन सी जाति उच्च है या कौन सी निम्न है, बल्कि ये हमें जो डिफरेंसेस दिखते हैं उच्च और निम्न की, ये प्योरिटी और पॉल्यूशन पे है, यानी शुद्धता और अशुद्धता पे है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एस.सी. दुबे का जाति की क्रमबद्धता के बारे में ये विचार रहा है। इसके साथ ही इन्होंने डोमिनेंट क्लास की जो बात की थी, अब डोमिनेंट क्लास नहीं, डोमिनेंट कास्ट की। तो ये आप सभी को पता है डोमिनेंट कास्ट का किसने दिया था कॉन्सेप्ट। डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। तो डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है, लेकिन एस.सी. दुबे ने उनके जो विचार थे डोमिनेंट कास्ट को लेकर उस पर आपत्ति जताई थी। जब हम लोग एम.एन. श्रीनिवास को डिस्कस किए थे उस समय भी ये क्लियर किए थे कि एस.सी. दुबे ने इस बात से अपनी असहमति जताई थी। तो आखिर में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है डोमिनेंट कास्ट को लेके, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जो एम.एन. श्रीनिवास हैं वो कहते हैं कि जो प्रभु जाति होती है वो एक वहाँ का ग्रुप होता है और उनका बाकी जो जातियाँ होती हैं उन पे दबदबा होता है, तो इसको ये प्रभु जाति कहते हैं। लेकिन वो किसी भी तरीके का, जैसे कि राजनीतिक या आर्थिक या जो भी एक जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हों, अलग अलग तरीके से लोग प्रभु जातियों को देखते हैं।
लेकिन एसी दुबे क्या कहते हैं? एसी दुबे कहते हैं कि प्रभु जाति कोई नहीं होती है, बल्कि प्रभु व्यक्ति होता है। तो ये इंडिविजुअल की बात करते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति की ये बात करते हैं कि किसी गांव में जब किसी व्यक्ति के पास अगर ज़्यादा शक्ति है या सत्ता है, तो उसको हम जो है प्रभु व्यक्ति कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट कास्ट में एम.एन. श्रीनिवास से विचार एसी दुबे का अलग आता है, वो यही होता है कि ये जाति की बात करते हैं और ये व्यक्ति की बात करते हैं। तो ये तो कुछ एसी दुबे की जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इन्होंने अपने स्टडी में, जो इन्होंने अपने बुक्स में दिया है, उसको हम लोग डिस्कस किए। इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो पहला पेज है बुक्स का, ये मैंने विकिपीडिया से लिया है। उसके बाद से नेक्स्ट पेज जो हम लोग बुक्स का देखेंगे, वो हम लोग जो एस.एल. दोषी का भारतीय समाजशास्त्री विचारक है, उसमें उन्होंने कुछ बुक्स को डिस्कस किया है। तो वो बुक भी मैंने मेंशन कर दिया है। एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1955 में इंडियन विलेज इनकी बुक आती है। 1958 में इंडिया चेंजिंग विलेजेस, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, जिसमें इन्होंने आधुनिकीकरण के बारे में कहा है, ये बुक 1974 में आती है। 1988 में मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें इन्होंने विकास की बात की है, द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम्स। 1998 में एंटीक्विटी टू मॉडर्निटी इन ट्राइबल इंडिया, ये भी इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि आप लोगों को जरूर याद रखना है। अंडरस्टैंडिंग चेंज, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये बुक 1992 में आती है। पब्लिक सर्विस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 1979 में। 1947 में इनका एक, ये आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले का इनका जो वर्क है वो है फील्ड सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये फील्ड सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़ भी जो है वो एसी दुबे से जुड़ा हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। 1990 में ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट। 1983 में ऑन क्राइसिस एंड कमिटमेंट इन सोशल साइंसेस। 1951 में द कमार, यहाँ पे यही मैं बोल रही थी कि विकिपीडिया की जो सोर्सेस हैं वो एस.एल. दोषी की जो बुक लिखी गई है उससे अलग है। तो यहाँ पे 1951 में द कमार दिखा रहा है, जबकि एस.एल. दोषी की बुक में यही 1954 दिखाता है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने दोनों आप लोगों को बता दिया है। आप लोग भी अपने तरफ से एक बार क्लियर कर लीजिएगा कि हाँ ये किस ईयर में आई है। ओके, हालांकि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ईयर नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी अगर कभी कुछ होता है कि हाँ द कमार का अध्ययन इन्होंने कब किया था, या इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर बात 1951 की है और 1954 में अगर हम डालते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, अगली बुक है सेकुलराइजेशन इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज़। 1983 में इनकी बुक आती है डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव फॉर द 1980s। अब यहाँ पे हम लोग एस.एल. दोषी के बुक से जो मैंने कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं वो ये हैं। पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया 1958, एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन 1971, एक्सप्लेनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज, इसमें ईयर नहीं दिया गया था। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1977, सोशल साइंसेज इन चेंजिंग सोसाइटी 1974, ऑन क्राइसिस एंड कमिटमेंट इन सोशल वैल्यूज। तो यहाँ पे क्लियर आप लोग देख रहे हैं कि ऑन क्राइसिस एंड कमिटमेंट है। सोशल वैल्यूज देख के कहीं आप लोग राधा कमल मुखर्जी से कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये एसी दुबे की बुक है। इंडियन सोसाइटी, इंडियन विलेज और इंडियन सोसाइटी, इस तरीके के बुक्स के नाम भी हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये 1990 में आती है। ह्यूमन एंड कल्चर 1992, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट करके इन्होंने बुक लिखी है। टाइम एंड कल्चर, कल्चर एंड एजुकेशन, सोसाइटी एंड फ्यूचर। ओके, हिंदी में इनकी दो किताबें है यहाँ पे मेंशन है, संक्रमण की पीड़ा और परंपरा और इतिहास बोध। तो ये कुछ किताबें थी। अब हम लोग कुछ बुक्स के फ्रंट पेज कवर देख लेंगे। तो सबसे पहले इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक द कमार, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, एसी दुबे के द्वारा ये एडिट की हुई बुक है। इंडिया चेंजिंग विलेजेस, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं।
एंटीक्विटी टू मॉडर्निटी इन ट्राइबल इंडिया, ये इसी तरीके से हमें मिली और ये बुक जो है वो 4 वॉल्यूम में है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे जब 4 बुक्स देखेंगे तो ये आप लोगों को याद रहेगा कि ये बुक्स जो है वो 4 वॉल्यूम में है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ सॉरी संक्रमण की पीड़ा, ये इनकी बुक आप लोग देख सकते हैं, एस.सी. दुबे, समय और संस्कृति। नेक्स्ट अब हम लोग 2-3 किताबें और हैं उसको देख लेंगे। फील्ड सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एस.सी. दुबे की बुक है। ओके, इंडियन सोसाइटी, ये हम सभी को पता ही है, और इंडियन विलेज एस.सी. दुबे की बुक है। तो दोस्तों ये एस.सी. दुबे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसमें ये आज का लेक्चर जो है और थोड़ा आप लोगों की नॉलेज को एनरिच करेगा। और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।